फ्रेंड्स, आप सबका हमारे YouTube चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 10 का जो पीछे का जो पार्ट बाकी था उसका हम लोग शुरू करते हैं। इस पार्ट का नाम होगा आप लोगों का यूनान का स्वतंत्रता। ठीक है, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। देखिए ये जो पार्ट है पहले पार्ट का यानी कि जो फ्रांस की क्रांति थी उसी का ये पार्ट था अगला। इसमें क्या था कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पीछे वाली जितनी भी वीडियो हैं या जो भाग हैं उसे आप लोग जाकर के देख लें, उसके बाद से इस वीडियो को देखें। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या है ना कि जो यूनान था, यूनान उस समय पूरे विश्व में, ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण और एक शक्तिशाली देश के रूप में जाना जाता था। उस समय क्या था कि जो यूनान था पूरे विश्व में अनेक प्रकार की वस्तुओं के लिए, जैसे कि विज्ञान के क्षेत्र में और उसके बाद से औषधि यानी कि दवा के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में और भी अनेक प्रकार की कला और कृतियों में भी ये क्या था पूरे विश्व में जाना जाता था। और यूनान के लोग इतने अनुभवी थे कि वो लोग तारा या ग्रहों को या नक्षत्रों को देख करके ये बता देते थे कि आगे क्या होने वाला है। कहने का मतलब उनकी जो कुशलता थी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उन लोगों का पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा नाम हुआ था। ठीक है, मगर क्या हुआ कि कुछ घटनाएं थी जिसके वजह से आगे चल करके ये जो यूनान था उनके ऊपर किसी ने कब्जा किया और आगे चल करके उनको दबाने का प्रयास किया गया, मगर अंत में चल करके फिर से उसको आज़ादी मिली और अनेक प्रकार की घटनाओं से वह जूझा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग पॉइंट से। और आप लोग वीडियो शुरू देखने से पहले, एक बार आगे चलने से पहले आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग पहला पॉइंट शुरू करते हैं, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो यह यूनान का है जो स्वतंत्र हुआ, चल करके आगे हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए पहला पॉइंट है यूनान का इतिहास गौरवशाली था। कहने का मतलब कि जब यूनान का जो इतिहास है, जो प्राचीन इतिहास था इसका बहुत गौरवशाली था। जो कला के क्षेत्र में, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा आदि और अनेक भी जो उपलब्धियां थी उसमें इसको क्या था मतलब कि गौरव प्राप्त था अनेक प्रकार के कामों में। ठीक है, और उसके बाद देखिए आते हैं 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य के अंदर मिला लिया गया किसको, तो यही जो यूनान था। ऑटोमन साम्राज्य में सबसे बड़ा उस समय जो हिस्सा था वो था तुर्की। तुर्की ने इसके ऊपर हमला करके और 15वीं शताब्दी में यूनान को अपने अंदर क्या कर लिया, मिला लिया। ठीक है, अब देखिए जब मिला लिया तो हुआ क्या, देखिए उसका कंडीशन क्या हुआ, यहाँ पे पॉइंट समझने का प्रयास कीजिएगा। संग्राम का कारण, ये जो संग्राम हुआ यानी कि जब ये मिलाया तो उसमें संग्राम हुआ, अनेक प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ी गई और उस लड़ाई में कौन कौन सा देश भाग लिया, किसको इसमें कैसा प्रकार के सजा दी गई, क्या किया गया क्या नहीं, चलिए उसके बारे में आगे से हम पूरा विस्तार से समझेंगे। तो देखिए जो पहला पॉइंट है उसमें है तुर्की से अपनापन नहीं मिला। कहने का मतलब कि जब तुर्की के ऊपर जब ये वाला जो तुर्की था, तुर्की से अपनापन न मिलने के कारण, कहने का मतलब ये है ना कि जो तुर्की था ये किसके ऊपर हमला किया था, यूनान के ऊपर। तो जो यूनान था ना, यूनान के लोगों को अपनापन नहीं मिला तुर्की से। कहने का मतलब कि हम जब किसी भी देश के ऊपर जब हमला करते हैं तो जब उसको अपने में मिला लेते हैं तो वहाँ की जो जनता है उस जनता में और हमारे देश की जो जनता है इसमें अपनापन का थोड़ा सा भी भाव नहीं था। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है। अगला पॉइंट क्या है, फिर अगला पॉइंट ये है कि 18वीं शताब्दी में तुर्की कमजोर हो गया। जैसे जैसे ये आगे चलता गया, तुर्की का समय बीतता गया, वैसे वैसे तुर्की कमजोर होना शुरू हो गया। कारण क्या था ना कि यहाँ के जितने भी लोग थे पहले तो एकदम बढ़िया थे, कोई बात नहीं था, मगर क्या था ना कि जब यहाँ के जैसे जैसे आगे घटनाएं घटती हुई चलती गई, समय बीतता गया, वैसे वैसे तुर्की कमजोर होता चला गया। इसका कारण यह था ना कि कोई भी राष्ट्र या कोई भी देश अगर उसके शासक या वहाँ के लोग अगर भोग और विलासिता में डूब जाएंगे, जैसे कि आप लोगों ने देखा था फ्रांस की क्रांति में, और जो लुई सलाहमा था वो भी क्या कर रहा था, वो भी वही कार्य कर रहा था, उसके जो परदादा थे या उसके जो खानदान थे जो पीछे वाले वो भी वही कर रहे थे। इसमें भी वही कंडीशन होने वाला था। ठीक है, जो तुर्की के लोग थे उन सब ने अपना जो ज़्यादा जो समय होता था उसको भोग विलासिता में व्यतीत करना शुरू कर दिए। और जो भी व्यक्ति अपना ज़्यादा समय भोग विलासिता में क्या करता है, संपन्न करता है या बिताता है, उनकी जो भी शक्तियाँ होती हैं आंतरिक और बाह्य धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाती है। और वही घटना घटित हुई किसके साथ, तुर्की के साथ। ठीक है, देखिए तो 18वीं शताब्दी तक जाते जाते तुर्की एकदम कमजोर हो गया। और उसी समय जो तुर्की कमजोर हुआ ना तो इसे क्या कहा गया, यूरोप का मरीज भी कहा जाता था। इतना कमजोर हो गया था कि वो अपने सुरक्षा नहीं कर सकता था, तो फिर वो यूनान का कहाँ से सुरक्षा कर पाएगा। ठीक है, तो यानी कि तुर्की इतना कमजोर हो गया कि उसी समय जो यूरोप था उसके जो ये तुर्की यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 18वीं शताब्दी में। उसके बाद आ गया अगला प्रश्न यानी कि अगला पॉइंट कर रहा है कि 18वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रवादी भावना के जोर मारने लगे। कहने का मतलब कि जब ये 18वीं शताब्दी में, देखिए 18वीं शताब्दी में ये कमजोर हुआ था और 18वीं शताब्दी के अंत तक जाते जाते वहाँ पे जो लोग थे, खास करके जो यूनान के लोग थे, उन सब ने राष्ट्रवादी भावना जगाना उन लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना जगना शुरू हुई। और उसको देखिए राष्ट्रवादी भावना जगने का मुख्य कारण फ्रांस की क्रांति थी। और आप लोग जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था। ठीक है, तो कितने में हुआ था बोलिए, तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे जितने भी लोग थे सबके अंदर राष्ट्र के प्रति भावना जागृत होना शुरू हो गया था। वो सब समझ गए थे अगर हम लोग
अपने राष्ट्र की आज़ादी अगर नहीं करते हैं या नहीं लड़ते हैं अपने राष्ट्र के लिए, तो हमारे राष्ट्र को किसी भी प्रकार की आज़ादी मिलने वाली नहीं है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है वैदिक आंदोलन होना प्रारंभ हो गया। और वो किस प्रकार का था? वो धार्मिक परिवर्तन था। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य अर्थ ये है ना कि जब यूनान, ठीक है, जब यूनान के ऊपर जब तुर्की उर्की सब जब कब्जा कर लिए थे, तो क्या हुआ था ना, वहां पे धर्म के नाम पे जितने भी बड़े बड़े महान संत या जो भी धर्म सुधारक थे, उन लोगों के द्वारा वहां पे जो भी लोग थे उनको आकर के धर्म के बारे में अनेक प्रकार की बातें बताई जाती थी। उनकी मानसिक परिवर्तन यानी कि सोचने की जो क्षमता थी, इसमें परिवर्तन लाना शुरू कर दिया गया। और इससे क्या हुआ ना कि जो यूनान के लोग थे उनके मानसिक जो क्या कहते हैं, जो मानसिक संतुलन था उसको परिवर्तन में बहुत बड़ा इसमें क्या हुआ, लाभ हुआ था। ठीक है, तो धार्मिक आंदोलन में इससे बहुत बड़ा उन लोगों का लाभ हुआ। उसके बाद से क्या हुआ, इस पर फ्रांस की क्रांति का प्रभाव पड़ा था। किस पे? तो यही जो कारण था ना इसमें, तो ये जो फ्रांस की क्रांति थी सन 1700 कितने में हुआ था, 1789। ठीक है, तो इतने ईस्वी में जब 1789 ईस्वी में जो घटना हुई थी फ्रांस की क्रांति, इसका प्रभाव तुर्की के ऊपर भी पड़ा था। ठीक है, और जो वहाँ के लोग थे यूनान, उनके ऊपर भी पड़ा था। यूनानियों ने समझ गया था कि अगर हम लोग भी अपने राष्ट्र के लिए फ्रांस के जैसा अगर लड़ते हैं, फ्रांस के जैसा मेहनत करते हैं, या फ्रांस के जैसे अगर अनेक प्रकार की क्रांतियां करते हैं, तभी हमको अपने राष्ट्र की क्या मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। और देखिए, कोई भी राष्ट्र है अगर वह अपने राष्ट्र के लिए, आज़ादी के लिए अगर लड़ाई नहीं लड़ता है या अनेक प्रकार के बलिदान नहीं देता है, तो फिर उस राष्ट्र को आसानी से आज़ादी मिलने वाली नहीं है। आप लोग भी अपने भारत के लिए जो ये आज़ादी हुई थी, इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि कितनी प्रकार की इसके लिए बलिदान दिए गए थे। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, यहाँ पे कह रहा है कि विद्रोह का आरंभ एवं स्वरूप। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो विद्रोह का आरंभ हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था और उसका स्वरूप कैसा था। ठीक है, देखिए, तो इसमें कह रहा है कि सन 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर हिप्सलांती के नेतृत्व में क्या हुआ कि विद्रोह का प्रारंभ हुआ। कहाँ का? तो ये जो 1831 में, तो इनके ही विद्रोह, मतलब कि इनके संरक्षण में, इनके ही नेतृत्व में जो ये विद्रोह था प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद से क्या हुआ, मेटरनिख। अब देखिए, ये एक प्रकार का ऐसा व्यक्ति था ना, पूरे विश्व में अगर कहीं पे भी इस प्रकार की क्रांति होती थी, वो इनसे संबंधित हो या ना हो, ये उसमें जाकर के कूद जाते थे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि 1800 जब 21 वाली जब घटनाएं थी, तो उसमें मेटरनिख के कहने पर ये जो जार है, ठीक है, जार मतलब कि महान जो उस देश के जो सबसे बड़े अधिकारी होते थे या जो राजा होता था, उसे जार की उपाधि दी जाती थी। जार ने तुर्की की मदद की और विद्रोह दबा दिया। कहने का मतलब क्या है कि जब ये तुर्की में जब इस प्रकार के विद्रोह होना शुरू हो गया ना, तो वहां पे जाकर के कौन, यही जो ये था मेटरनिख, इसके द्वारा कहे जाने पर तुर्की के मदद की। कौन किया बोलिए? तो ये जो जार मेटरनिख था ना, यही कहा था किससे, जार से, कि जाइए आप वहां पे जाकर के ये जो क्रांति हो रही है ना उसको दबाइए। ठीक है, मगर तुर्की को दबाने के लिए बहुत से, देखिए उसमें दबाने के लिए कौन कौन से देश, उसमें ब्रिटेन था, यानी कि जिसे हम लोग इंग्लैंड बोलते हैं, उसके बाद से फ्रांस था, उसके बाद से और भी अनेक प्रकार के जो पश्चिमी देश थे ना, वो सब आए थे इसको दबाने के लिए। देखिए, तो इसमें क्या हुआ, जो मेटरनिख था, मेटरनिख के कहने पर जार ने क्या हुआ, तुर्की की मदद की और विद्रोह को दबा दिया। विद्रोह को दबाने के फलस्वरूप वहां पर जो अलेक्जेंडर था उसको क्या किया, उसको जेल में डाल दिया और कुछ वर्षों के बाद उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यानी कि फांसी उसी पे चढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कि मेरिया द्वीप में, ठीक है, दूसरा व्यापक विद्रोह हुआ, प्रारंभ हो गया। व्यापक मतलब कि बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में यह विद्रोह फिर से शुरू हो गया। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि अन्य यूरोपीय देशों का सहयोग, ठीक है, कहने का मतलब कि यूरोप का पालना। तो देखिए, अब जितने भी यूरोपीय देश थे वो आकर के इन सब का, यानी कि जो यूनान था या जो तुर्की थे, तो इसमें खास करके ये जो तुर्की था, तुर्की तो कब्जा किया था ना, तुर्की से अपना पन्ना मिलने का कहने का मतलब कि तुर्की यूनान के ऊपर कब्जा किया था। तो जितने भी राष्ट्र थे उन सब ने इसमें आकर के इसकी मदद करना शुरू किया, इसीलिए इसमें कहा गया कि यूरोप का पालना। ठीक है, और ये जो विद्रोह था ना व्यापक में हुआ था, इसीलिए बहुत से देश इसमें आकर के सम्मिलित होना शुरू हो गए थे। उसके बाद कह रहा है कि अनेक ईसाई स्वयंसेवक यूनान पहुंचने लगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो ये विद्रोह हो रहा था इसको दबाने के लिए या इसकी मदद करने के लिए और भी अनेक प्रकार के जो यूनानी लोग थे, यूनान को बचाने के लिए या यूनान की तरफ से लड़ने के लिए बहुत से ईसाई लोग आए और वो स्वयं सेवक थे, मतलब कि बिना किसी लालच के उस राष्ट्र की क्या करना चाहते थे, सेवा करना चाहते थे। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे लॉर्ड वायरन। ठीक है, लॉर्ड वायरन प्रमुख, ये क्या थे, ईसाई थे। सन 1824 ईस्वी में ये देखिए लड़े थे, किसके लिए लड़े थे, यूनान के लिए। ठीक है, और वो वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई सन 1824 ईस्वी में। उसके बाद से क्या हुआ कि तुर्की का सुल्तान, उसके बाद से किसको बनाया गया, महमूद द्वितीय को। ठीक है, यह धार्मिक रूप में इनको चुना गया था, महमूद द्वितीय। उसके बाद क्या हुआ
किमेरिया ने विद्रोह को दबाने के लिए सैनिक का प्रयोग किया। फिर उसके बाद से सन 1822 ईस्वी में 20,000 से भी अधिक यूनानियों को मौत के घाट उतार दिए गए। ठीक है, यानी कि बहुत बड़ी ये घटना हुई थी सन 1822 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ कि मिस्र के राजा महत ने हथियार और धन से मदद की। जो ये राजा थे ये मिस्र के, यानी कि वो हथियार भी दिया था और धन भी दिया था और सेना के रूप में भी इसको मदद की थी। फिर उसके बाद सन 1826 ईस्वी में ब्रिटेन और रूस ने खुल करके यूनानियों का क्या किया, साथ दिया। तो यूनानियों का साथ दिया, मगर ये तुर्की के, देखिए तुर्की के भी समर्थक थे शुरू में। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये साथ दिए तो फ्रांसीसी सम्राट, यानी कि वहाँ पे कौन था, चार्ल्स दसम था फ्रांस के। जब इस प्रकार के जब ब्रिटेन और ये रूस थे, तो जब ये साथ दे रहे थे ना, तो उस समय जो फ्रांस के जो सम्राट थे वो चार्ल्स दसम थे। और उसके बाद से रूस और तुर्की के बीच में क्या हुआ, युद्ध आरंभ हुआ। यानी कि ये सब भी आपस में लड़ना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। किसको लेकर के, यूनान को लेकर के। उसके बाद से क्या हुआ कि सन 1829 ईस्वी में इंडियानन पुक क्या है कि संधि हुई। जब ये संधि हुआ था तो इसमें यही कहा गया था कि तुर्की के ऊपर, कहने का मतलब कि जो तुर्की जो देश था उसके ऊपर किसका अधिकार होगा, तो रूस कह रहा था ना कि इसका अधिकार हमारा होगा पूर्ण रूप से यहाँ पे। और उसके बाद से हमारे सैनिक यहाँ पे रहेंगे और इस देश की क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे या क्या करेंगे, इसकी देखभाल करेंगे। मगर क्या हुआ कि कुछ वर्षों के बाद, 2-3 वर्षों के बाद चल करके फिर से कस्टुतुनिया की संधि हुआ। और ये देखिए ये कस्टुतुनिया में ही हुआ था, इसीलिए इस संधि का नाम कस्टुतुनिया रखा गया। और जब ये संधि हुआ ना, तो क्या हुआ कि जब संधि हुआ तो पहले से तो रूस वहाँ पर रह रहा था, तो इसमें यह संधि में यह कहा गया ना कि जितने भी खास करके यूरोपीय राष्ट्र थे उन सबके द्वारा यही कहा गया कि अब क्या हुआ कि जो तुर्की है यहाँ पे किसी प्रकार के राष्ट्र का कब्जा नहीं होगा, यहाँ के जो भी लोग होंगे वो स्वतंत्र होंगे। तो देखिए इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम यह हुआ कि रूस का अधिकार नहीं होगा किस पे, यूनान पे। और उसके बाद से क्या हुआ कि नहीं होगा, फिर उसके बाद से यूनान अलग राष्ट्र का दर्जा प्राप्त कर लिया। और उसके बाद से यूनान के जो राजा था उसका नाम आटो था। आटो मतलब कि एक प्रकार के व्यक्ति थे जो बावेरिया का क्या था, वहीं के व्यक्ति थे जो उनको चल करके आगे राजा बना दिया गया यूनान का। इस प्रकार से क्या हुआ कि आगे चल करके ये जो यूनान था ये आज़ाद हो गया। और ये घटनाएं इतनी घटनी थी। चलिए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम और जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आप लोग इसको नोट भी करते चलिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का ये जो टॉपिक था ये आज के लिए इतना ही। अगर अगला जो टॉपिक है उसको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप लोग जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी थोड़ी सी दिक्कत है या जो भी परेशानी है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।